गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो अभी हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था कि एक कर्टन रेजर इवेंट जो है वो लॉन्च की गई थी ताकि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में थोड़ी डिटेल्स बता सकें। तो अब ये फोरम जो है वो इनॉग्रेट कर दिया गया है। 3 दिन का ये इवेंट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और निक्सी निक्सी के बारे में हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, है ना। वो और मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप, मतलब बहुत सारे और ग्रुप्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। मोटिव इसका क्या है कि इंडिया की जो रोड टू डिजिटाइजेशन है, जो इंडिया में डिजिटाइजेशन कैसे हो रही है, उसके बारे में डिस्कशंस करना। तो 3 प्लेनरी सेशंस होंगे इसमें अलग अलग थीम्स पर, जैसे इंडिया एंड इंटरनेट, इंडिया के डिजिटल जर्नी और इंडिया का ग्लोबल रोल, इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी, ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन होंगी 3 दिन तक। ठीक है। अब ये जो आपका इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो हो रहा है, IIGF, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? एक इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है। तो वो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से ही जो है वो इंस्पायर होकर इंडिया में भी इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। तो IGF जो है, ये ट्यूनिस एजेंडा था जो UN का इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से रिलेटेड, उसके उसके बेसिस पर ही जो है ये IGF बनाया गया था। ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि IGF जो है ये एक वर्ल्ड समिट हुई थी, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था ट्यूनिस एजेंडा को, और उसके बेसिस पर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एस्टैब्लिश किया गया ताकि जो है सारे स्टेक होल्डर्स, सारे एक्सपर्ट्स, जो आपके जितने भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, गवर्नमेंट्स, जो है एकेडमिया, ये सारे पार्टिसिपेट करके इंटरनेट की जो है ग्लोबल जो है रोल उसका, उस पर डिस्कशंस कर सकें। ठीक है। तो एक IGF का सेक्रेटरीट भी बनाया गया है जो कि यूनाइटेड नेशंस की जिनेवा ऑफिस में ही जो है वो भी बेस्ड है। ठीक है। तो ये रूटीन जो है मीटिंग्स की जाती हैं इंटरनेट की जो है रोल के ऊपर, इंटरनेट की जो है पेनिट्रेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, कैसे उसको और बढ़ाया जा सकता है, कैसे इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी पे फोकस किया जा सकता है। तो ये वर्ल्ड लेवल पर होता है, और जो इंडिया में अब हो रहा है ये इंडिया के लेवल पर है। ठीक है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो निक्सी के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं, इसके बारे में तो हमने कई बार पढ़ लिया है। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। ये हमारे बेसिकली जो आपके डोमेन नेम्स होते हैं उसके उसके साथ डील करती है। ठीक है। तो एक्चुअली 2004 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आई एम सॉरी, 2003 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और 2004 से जो डोमेन्स जो हैं उसकी जो ऑपरेशंस है उसका काम भी इसको दे दिया गया। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आपके जो डोमेन नेम्स हैं वो US में जाकर रजिस्टर होते थे, तो हमारी इंटरनेशनल बैंडविड्थ बहुत खर्च होती थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसको अपने इंडिया में ही इसको रजिस्टर करना शुरू कर दें। जब इंडिया में ही इसको रजिस्टर करना शुरू कर देंगे तो इंटरनेशनल बैंडविड्थ बचेगी हमारी, क्योंकि US के सर्वर्स तक नहीं जाना पड़ेगा, इंडिया में ही अगर ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तो। ठीक है। तो निक्सी को इसलिए इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया, और जो है बेसिकली ये हमारे डोमेन नेम्स के साथ, इंटरनेट नेम्स के साथ जो है ये सारा डील करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आपको पता होगा कि आज जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो 1949 में आज के दिन ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था। तो साल 2015 से हम हर 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको मनाया जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है लोगों के बीच में उसको प्रमोट कर सकें। और जानबूझकर 2015 में ही हमने क्यों इसको डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाया करेंगे, क्योंकि उसी साल जो है 125th बर्थ एनिवर्सरी BR अम्बेडकर जी की भी थी। ठीक है। इसीलिए हमने 2015 से ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस जो है वो मनाना शुरू किया। इससे पहले 2015 से पहले हम 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते थे, बट बाद में 2015 से जो है हमने इसको नेशनल आई एम सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पर मनाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो थोड़ी सी टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स देखते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनाई गई 1946 में, और सबसे पहला सेशन इसका 9 दिसंबर को जो है वो कंडक्ट किया गया। ठीक है। ऑलमोस्ट 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने में। तो उसी साल 1946 में 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया,
जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना, ठीक है। फिर जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरपर्सन जो है वो अम्बेडकर जी थे। ऐसी टोटल 17 कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जो लास्ट सेशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो कंडक्ट किया गया था, और इसी दिन जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। तो चाहते तो हम इस दिन भी जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर सकते थे, पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, इसीलिए हम जो है 26 नवंबर 1939 की बजाय 1950 में, मतलब 26 जनवरी 1950 में हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो हो चुका था 26 नवंबर को, लेकिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने का जो हमने इसलिए जो है वो फैसला लिया क्योंकि उस दिन हमने 1930 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है गोपाल रत्न अवार्ड्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने जो है नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इसीलिए हम जो है इसलिए हर साल नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं 26 नवंबर को। तो ये गोपाल रत्न अवार्ड जो हैं ये क्या हैं, ये लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर के फील्ड में दिए जाते हैं ये अवार्ड्स, ताकि लोगों को इंकरेज किया जा सके, फार्मर्स को, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज़ को, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दें, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं अवार्ड्स की। बेस्ट डेयरी फार्मर की कैटेगरी, जो कि जिसने इंडिजिनस कैटल या फिर बफेलो ब्रीड्स को जो है रेयरिंग की है, बेस्ट डेयरी फार्मर है वो, ठीक है। या फिर जिसने बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन का रोल अदा किया है। फिर जो बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी या डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी अवार्ड दिया जाता है। तो ये हम सारे टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में भी हमारे यही है ना कि इंडिजिनस ब्रीड्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी पढ़ना इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये इसके अंदर हमने गोकुल ग्राम्स को एस्टेब्लिश किया है। गोकुल ग्राम्स क्या करेंगे, जो आपकी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं जो कैटल की, उनके डेवलपमेंटल सेंटर्स हैं ये, ठीक है। वहाँ पर 40% नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स भी आती हैं, ठीक है। 40 नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स मतलब उनके पास कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है जो आपकी जिनको आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा दूध भी नहीं देती गाय या फिर देती ही नहीं, उनकी कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है बॉडी में, तो उनको भी हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि उनकी हम हाइब्रिड ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग करवा के उनकी भी हम ब्रीड को सुधार सकें, ठीक है। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग और डेयरी डेवलपमेंट के अंदर जो है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक तो इंडिजिनस ब्रीड्स को कंजर्व करके रखना, फिर ब्रीड की इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। तो देखो ये नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स जो हैं इसलिए हम इनको लेके आ रहे हैं ताकि हम इनकी जो है क्रॉस ब्रीडिंग करा के इनका जेनेटिक मेकअप समझ के हम इनकी कैपेसिटी को बढ़ा सकें, इनकी ब्रीड को इम्प्रूव कर सकें। फिर अपग्रेडेशन ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल, जो आपको अभी मैंने बताया, जैसे जो गीर, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपाकर, ये सारी जो ब्रीड्स हैं इनको इनके साथ जो है हम नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल को जो है वो ब्रीड करवा के इनकी हम नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल की जो है वो ब्रीडिंग करवा के इनकी हम जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो स्टेट की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और जो आपकी बहुत सारी और भी पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज़ हैं इसके अंदर, जैसे CFS, PTI, ये सब आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटीज़, ICAR, कॉलेजेस, ये सारे जो हैं ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली आपकी स्टेट लेवल पर इसकी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो इस स्कीम के अंदर काम कर रही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है क्रिप्टो करेंसी। तो आपको पता है अभी न्यूज़ में चल रहा है, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आ रही है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो करेंसी को बैन करने लगी है, ठीक है। तो लेकिन फिर कुछ न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं कि बैन तो नहीं किया जा रहा है, सिर्फ रेगुलेट किया जा रहा है। तो अभी तक हमको कुछ क्लैरिटी नहीं है जब तक ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में क्या इसका स्टेटस है और वर्ल्ड वाइड क्या स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी का। तो ये बिल जो लाया जा रहा है इसमें एक बात तो पक्की है कि इंडिया में अब जो ये बिल के थ्रू हम RBI जो है एक डिजिटल करेंसी, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है, ये बात तो पक्की है। अभी ये नहीं पता है कि
प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन किया जाएगा या फिर रेगुलेट किया जाएगा, तो ये तो सिर्फ हमें बिल आने के बाद ही पता लग पाएगा। तो बाकी कंट्रीज़ में इसका क्या स्टेटस है, कैसे रेगुलेट किया जाता है, क्या बैन किया गया है या क्या फ्री इसको छोड़ दिया गया, ये भी देखते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे एल सल्वाडोर, आपको पता है यहाँ पर तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया गया है, मतलब यहाँ पर इसको अप्रूवल मिल गया है क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन लेकिन चाइना जैसी कंट्री में, आपको पता है चाइना में तो टोटल बैन है इसके ऊपर। बहुत से स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लगाए गए हैं कि कोई क्रिप्टो करेंसी का यूज़ ना कर सके और सर्विस प्रोवाइडर्स इसकी सर्विस ना दे सके। यूएस और ईयू के अंदर जो है रेगुलेटरी मैंडेट बना दिया गया है, और जो है डिस्कशंस चल रही हैं कि हम कैसे इसको और ज़्यादा हम प्रोएक्टिवली रेगुलेट कर सकते हैं। इंडिया में अभी तक जो है, जब तक ये बिल नहीं आया है, तो अभी तक तो हम ये ही फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या सबसे बेस्ट वे है क्रिप्टोज को रेगुलेट करने की, ठीक है। तो कुछ पॉलिसी और रेगुलेटरी एक्सपेरिमेंटेशन करना चाह रहे हैं हम, और देखते हैं आने वाले टाइम में इस बिल में क्या प्रोविजंस है और इससे हमारे को क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में क्या जो है वो चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। तो ये इस बार आईआईटी दिल्ली में जो है वो कंडक्ट की जा रही है। तो थीम इसका है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड। और इसको कौन कंडक्ट कराता है? डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक सोसाइटी है, वो इसको कंडक्ट कराती है। इसमें क्या होता है इस कांग्रेस में कि डिस्कशंस की जाती हैं रिसर्चर्स द्वारा, पॉलिसी मेकर्स द्वारा, कि कैसे हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के चैलेंजेस को हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें इंटरेक्शन होगी साइंस, पॉलिसी या प्रैक्टिसेस रिलेटेड, और रिस्क हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क को, उसके बारे में सारी डिस्कशंस की जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एक्सरसाइज दोस्ती। तो ये एक 15th एडिशन ऑफ बायएनियल मतलब क्या होता है, 2 साल में एक बार होने वाली। तो कोस्ट गार्ड जो है हमारे इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के, ये एक्सरसाइज दोस्ती को कंडक्ट करते हैं। तो उसका ये 15th एडिशन है। मतलब आप सोच सकते हो कि पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट ये चले आ रही है ये एक्सरसाइज दोस्ती। तो ये इस टाइम पर मालदीव्स में कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India Internet Governance Forum. So last month we discussed about the curtain raiser event of this India Internet Governance Forum, and now this event has started. It's a 3-day online event which is organized by Ministry of Electronics, Information Technology and NICSI. So this is basically a 3-day online event, and the theme of this event is Empower India through Power of Internet. So what this event is basically, you can say that this is basically a discussion over India's road to digitization, how India is digitizing its economy, how India is digitizing its society. So everything related to internet and internet penetration in India is being discussed, and what are the new opportunities regarding that, how we can expand internet in the remote locations, how we can provide equity and access to people. Everything will be discussed in this forum. So this forum is not a new forum, it is basically inspired from Internet Governance Forum, which is conducted at the world level. It was first conducted by the World Summit on the Information Society. So this is basically a society, and it established this Tunis agenda in which this Internet Governance Forum was established. And the mandate of this forum is to discuss all the public policy issues related to the internet governance in the world. Okay, so India has inspired itself from this forum, and that's why it is conducting this India Internet Governance Forum. So this IGF is basically at the world level, and this IIGF is at India level. IGF secretariat is currently based at United Nations office at Geneva. Okay, you don't need to know much about it because it is not as important as you can think of. So about NICSI, we have already discussed it ample times. This NICSI is a not-for-profit organization which has been established under the overall aegis of Ministry of Electronics and Information Technology. So it basically deals with the internet service providers of India
and it routes the domestic traffic within the country. So what was happening before 2003, that for every domain name or for every domain registry, what is a domain for those who do not know? Like www.google.com, this is the domain name, the domain address. So even to obtain a basic domain name, our users had to get themselves registered at United States, because US had these servers. And what was happening is that every kind of domain had to, for to access every kind of domain, our international bandwidth was getting used. Okay, so to prevent the use of international bandwidth, because it was taking too much time, that whenever you have to open, let's say, abc.in, uh, the bandwidth would be used, international bandwidth would be used, because it is connected to a US based server, which would take too much time to get loaded. Okay, so that's why the government decided that we have to establish a local India level platform, so that we can get our domain names registered in India only, so that we can save our international bandwidth, and we can get our data also secure with ourselves. Okay, so that is why NICSI was established under the Companies Act as a not for profit organization. Okay, so now let us see the next topic, which is Constitution Day. So you know that today, November 26th, is celebrated as the Constitution Day. So what happened today is that the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India today. Until 2015, this day was celebrated as National Law Day, but in 2015, the government decided that this day will be observed as the Constitution Day, okay, or Samvidhan Devas. So, on this occasion of on this in this year of 2015, this year was also marked as the 125th birth anniversary of B.R. Ambedkar ji. So that's why, to pay tributes to him, we decided that we will be celebrating this 26th November as the Constitution Day from now on. Okay, so let us also see the timeline of events which led to the adoption of our constitution. So first, the Constituent Assembly was established in on 9th December 1946. So it held its first session on this very day, and it took almost 3 years to draft the current constitution. Okay, so after 4 days of the first sitting, on 13th December, the objectives resolution, which was penned by Jawaharlal Nehru ji, was adopted, and it was of course later adopted as the preamble of India, preamble to the Constitution of India. So the drafting committee, which actually drafted the constitution, was chaired by the by B.R. Ambedkar ji. And on the last session of the Constituent Assembly, that was on November 26, 1949, the Constitution of India was adopted. But it was said that we will officially adopt this constitution on January 26, 1950, because January 26th was the day when Congress party adopted the Purna Swaraj resolution in the year 1930. Okay, so that's why this January 26th was chosen, but all the formalities were already completed on November 26, 1949. So now let us see the next topic, which is Gopal Ratna Awards. So Department of Animal Husbandry and Dairying is celebrating the National Milk Day, which is the birth anniversary of Dr. Verghese Kurien, who is also known as the Milkman of India. So on this very occasion, Gopal Ratna Awards are being given. So these awards are being given in the field of livestock and dairy sector, so as to encourage the farmers, individuals, dairy cooperative societies, dairy FPOs, and all that, so that they can contribute much above their current strength. Okay, so there are three categories in which these awards are given. So the first one is best dairy. The first award is awarded to the best dairy farmer who has been rearing indigenous cattle and buffalo breeds, and the second category of award is awarded to a technician who is a specialist in artificial insemination, and the third category is given to those dairy cooperative milk produce. The third category is basically given either of these three
either of these three categories, dairy cooperatives, either the dairy cooperatives or milk producer companies or the dairy farmer producer organization. Okay, so any one of them is selected for each year, and they are given this award in the third category. So while we are discussing this Gopal Ratna awards and daring, we cannot miss out Rashtriya Gokul Mission. So which it was launched to conserve and develop the indigenous breeds in the country, and how these breeds are to be conserved. So we have established integrated cattle development centers, which we call it as Gokul Grams. So these Gokul Grams house these indigenous breeds. They develop them, and they also include about 40% of nondescript breeds. So nondescript breeds are who do not have any special features. So to develop them uh, uh, into a better and quality breeds, we go for hybrid breeding so as to upgrade these nondescript breeds. So all this mission, Rashtriya Gokul Mission, is a project under the National Program for Bovine Breeding and Dairy Development. So it aims to conserve the indigenous breeds. It also goes for breed improvement program, and the most important one that we have discussed already is the upgradation of nondescript cattle. Okay, so what they do is, this nondescript cattle is crossbred, or the genetic material of high breeds like Gir, Sahiwal, etc. are used, so that so that these nondescript cattle can be enhanced. Okay, so who is implementing this Rashtriya Gokul Mission? So the state implementing agencies, the state level agencies are implementing this Rashtriya Gokul Mission, and this. There are other participating agencies also, like your universities, colleges, and several other NGOs and cooperative societies, which are helping these state implementing agencies to implement this Rashtriya Gokul Mission. Okay, so now let us see the next topic, which is cryptocurrency. So you may be seeing in the news that there is a talk of cryptocurrency ban. So it is a very unfortunate thing that there is a fake news going on that the government is going to ban this cryptocurrency, and later on some news channels are reporting that these cryptocurrency will only be regulated. So this all this hysteria or all this frenzy is harming the investors. Okay, so those people who have invested their money in cryptocurrency, this fake news is hurting them most. Okay, they because this the prices of cryptocurrency are getting affected because of such news. So until this bill is introduced, we cannot say what the government intends to do. So there is only one thing certain, because the government has officially communicated that they will be creating a facilitative framework so that the RBI can launch its official digital currency. The prohibition of private cryptocurrencies in India is a matter of debate. So until the bill is actually introduced, we cannot say anything about that. And what is the why we are discussing it? We are just comparing the regulation of cryptocurrency in India with that of the other countries. Okay, so like you know that in El Salvador, so this is the country which has approved Bitcoin as a legal tender. Okay, and China has clamped down, total clamped down on cryptocurrency. It has imposed stringent regulations so that both cryptocurrency and its service providers cannot operate in China. US and European Union are proactive in trying to pin down the regulatory mandate. Of course, they are discussing how they can regulate. India is still in the process of figuring out if it wants to ban it or if it wants to regulate it. Okay, so until this bill comes into the parliament, we cannot say much about it. So that's why we are holding up until this bill comes up. So only we are just comparing the regulation or regulatory regime of cryptocurrencies in India as well as that of the other countries. Okay. So the next topic is World Congress on Disaster Management. So recently, Raksha Mantri has virtually inaugurated the fifth World Congress on Disaster Management.
So this is basically a platform. In it brings upon researchers, policymakers, practitioners, science related researchers, so as to discuss how the all these challenges which are related to disaster risk management can be addressed. Okay, so this fifth World Congress on Disaster Management is being organized at the IIT Delhi campus, and the theme for this year, this discussion is technology, finance, capacity for building resilience to disasters in the context of COVID. So, this World Congress on Disaster Management is organized by the Disaster Management Initiatives and Convergence Society, which is a society based in Hyderabad. So, this fifth World Congress is being currently undergoing in Delhi, and this they will be discussing as to how the challenges emanating out of disaster risk can be mitigated. Okay, so now let us see the next topic, which is exercise Dosti. So this is basically a biennial. Biennial means one happening once in 2 years. So this is a 15th edition of a biennial exercise between India, Maldives, and Sri Lanka. So it is conducted not between the navies but the Coast Guard. Okay, so this is the 15th edition, and it is underway in Maldives. So you don't need to know much more about this exercise than this basic facts. Okay, so these were our topics for today. आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन भी डाउनलोड कर लेना. वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.